कार से उतरती हुई एक लड़की जो अनन्या है। कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं उसकी किस्मत पर रश्क करते थे, उसके जैसे होना चाहते थे। अनन्या पूरे कॉलेज में अलग ही चमकती थी, और क्यों न चमकती, क्योंकि उसके पिता लाखों की संपत्ति के मालिक थे। वे बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, पूरा शहर उनको जानता था। अनन्या के पास खुशियों की कोई कमी नहीं थी। कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसके पास नहीं थी? उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान खिली रहती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं था। हाँ, वह घर के नौकरों से घर खचाखच भरा हुआ था कि उसकी कार का दरवाज़ा खोलने के लिए भी एक नौकर दौड़ा चला आता था। लेकिन एक चीज़ अनन्या की ज़िंदगी में ऐसी थी कि जब भी वह अपने घर पहुंचती तो नौकर जब उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता, वह नीचे उतर तो जाती, पर जैसे ही वह आगे बढ़ना ही भूल जाती थी, जब उसकी नज़र अपने बंगले से थोड़ी दूर पर बने एक सादे से घर पर पड़ती। अक्सर वह उस घर की तरफ नज़रें गाड़ कर देखती रहती, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन उसका ये इंतज़ार कभी ख़त्म ना होता, और फिर वह अपने बंगले में चली जाती। अनन्या का जीवन बाहर से देखने में पूरी तरह संतुलित और सुरक्षित लगता था। बड़ा सा घर, हर सुविधा, माता पिता का भरपूर ध्यान, और एक ऐसा माहौल जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके दिन पढ़ाई, दोस्तों और पारिवारिक व्यस्तताओं में आसानी से बीत जाते थे। कुछ ही उसके जीवन का सामान्य हिस्सा थी। कोई संघर्ष नहीं था जिसकी वजह से वह परेशान या चिंतित हो। फिर भी उसके भीतर कहीं एक ऐसा कोना था जो बिना किसी कारण के खाली लगता था। वह औरत उसके रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं थी, फिर भी उसकी मौजूदगी अनन्या के मन में दर्ज होती जा रही थी। हाँ, वही औरत जो उसके बंगले के सामने बने एक सादे से घर में रहती थी। हर बार जब अनन्या घर से बाहर निकलती या बालकनी से नीचे देखती, उसकी नज़र अनजाने में उसी दिशा में चली जाती। वह औरत कभी सामने आकर कुछ नहीं करती थी, ना कोई आवाज़, ना कोई इशारा, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान जो कुछ पलों के लिए दिखाई देती और फिर अपने भीतर सिमट जाती। यह मुस्कान अनन्या को अजीब तरह से ठहरने पर मजबूर करती थी। ना उसमें अपनापन दिखता था, ना ही कोई चालाकी, बस एक ऐसी भावनात्मक शांति जो सवाल पैदा करती थी। अनन्या खुद नहीं समझ पाती थी कि वह उस औरत के बारे में क्यों सोचती रहती है। वह ना तो उससे बात करती थी, ना ही कभी उसके पास गई थी। फिर भी कई बार वह पढ़ते पढ़ते या किसी और काम में लगी हुई अचानक उसी चेहरे की कल्पना करने लगती। यह कल्पना किसी डर से नहीं, बल्कि किसी अनकहे सुकून से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे अनन्या ने उस घर को भी नोटिस करना शुरू कर दिया। वह घर बाकी मकानों जैसा ही था, ना बहुत पुराना, ना बहुत नया। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो अलग से ध्यान खींचे। फिर भी वह घर उसे बाकी घरों से अलग लगता था, जैसे उसकी दीवारों के भीतर कुछ अनकहा छिपा हो। एक दिन उसने सहज रूप से अपनी माँ से उस घर के बारे में पूछ लिया। उसका सवाल किसी जिज्ञासा से ज़्यादा किसी अधूरी जानकारी को पूरा करने की कोशिश जैसा था। माँ को उस घर या उस औरत के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उन्होंने बस इतना बताया कि जब वह इस इलाके में आए थे तब वह घर पहले से ही वहाँ था। ना ये पता था कि वहाँ कौन रहता है, ना ये कि वह औरत कब से वहाँ है। यह जानकारी ना होना भी अनन्या के मन में अजीब सी बेचैनी छोड़ गया। अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर उसके भीतर यह आकर्षण क्यों था? दिन बीतते गए पर वह औरत वहीं बनी रही। कभी कभी अनन्या को लगता कि वह औरत जानबूझकर उसी समय बाहर आती है जब अनन्या दिखाई देती है, और कभी ऐसा लगता कि यह सिर्फ एक संयोग है जिसे उसका मन ज़्यादा अर्थ दे रहा है। अनन्या ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। खुशहाल जीवन में भी कभी कभी इंसान किसी अनजान चीज़ से जुड़ाव महसूस कर लेता है, पर यह समझाना पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा था। वह लगाव बढ़ नहीं रहा था, लेकिन कम भी नहीं हो रहा था। वह स्थिर था, शांत था, और इसी वजह से ज़्यादा गहरा लग रहा था।
अनन्या के लिए यह औरत कोई सवाल नहीं थी, बल्कि एक एहसास बन चुकी थी। ऐसा एहसास जिसका नाम नहीं था, कारण नहीं था, और फिर वह उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। समय के साथ अनन्या की दिनचर्या में हल्का सा बदलाव आया। अब वह सुबह घर से निकलते समय जल्दी में नहीं रहती थी। कभी कभी वह जानबूझकर थोड़ी देर बालकनी में रुक जाती, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। उसे खुद भी ठीक से समझ नहीं आता था कि वह आखिर क्या देखना चाहती है, पर उसकी निगाहें उसी दिशा में टिक जाती थी जहाँ वह औरत अक्सर दिखाई देती थी। उस औरत की दिनचर्या बहुत सीमित थी। वह ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। कभी सुबह के समय पास की दुकान से थोड़ा सामान ले आती, कभी अपने घर के सामने सब्जियां खरीदती दिखाई देती। उसके कपड़े सादे होते, पर हमेशा साफ। उसके चेहरे पर थकान रहती थी, लेकिन शिकायत नहीं। अनन्या ने धीरे धीरे कुछ बातें नोटिस की। वह औरत किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। पड़ोस की औरतें आपस में खड़ी होकर बातें करती, हंसती, पर वह अक्सर दूरी बनाए रखती। कोई उससे कुछ पूछ ले तो वह संक्षेप में जवाब देती और बात वहीं ख़त्म कर देती। फिर भी जब अनन्या सामने होती, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। एक दिन अनन्या कॉलेज से लौट रही थी। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और मोबाइल पर ध्यान था। तभी अचानक सामने से आती गाड़ी के कारण वह संतुलन खो बैठी। किताबें नीचे गिर गईं। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह औरत झुककर किताबें उठाने लगी। अनन्या ने पहली बार उसे इतने पास से देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्की झुर्रियाँ थीं, हाथों पर मेहनत के निशान, और आंखों में अजीब सी घबराहट, जैसे कुछ कहने से डर रही हो। ध्यान से चला करो, औरत ने बहुत साधारण लहजे में कहा। बस इतना ही। अनन्या ने किताबें ली और धन्यवाद कहा। वह औरत ने हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ और बोले अपने घर की ओर बढ़ गई। वह बातचीत बहुत छोटी थी, लेकिन अनन्या के भीतर कुछ बदल गया। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह लगाव सिर्फ कल्पना नहीं था। उसके भीतर एक ऐसी परिचित सी अनुभूति जागी जो किसी अजनबी के लिए नहीं होनी चाहिए थी। उस शाम अनन्या देर तक खिड़की के पास बैठी रही। वह उस घर की खिड़की को देखती रही जहां अब हल्की सी रोशनी जल रही थी। उस रोशनी में वह औरत किसी पुराने कपड़े को सिलती दिखाई दे रही थी। अनन्या ने सोचा, कोई इतना अकेला क्यों रहता है। कुछ दिनों बाद अनन्या के जीवन में एक और सामान्य बदलाव आया। वह पहले जहां अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताती थी, अब अकेले रहना ज़्यादा पसंद करने लगी। यह कोई उदासी नहीं थी, बल्कि सोच में डूबा रहना था। एक दिन उसने फिर अपनी माँ से उस औरत का जिक्र किया। माँ, सामने वाले घर में जो औरत रहती है वो हमेशा अकेली क्यों रहती हैं। माँ ने सहजता से कहा, पता नहीं बेटा, कुछ लोग वैसे ही होते हैं। सबको अपने जीवन की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं लगती। पर वो बहुत पहले से यहाँ रहती हैं ना? अनन्या ने पूछा। हाँ, जब हम यहाँ आए थे तब भी वो थी, माँ ने कहा। शायद किराए पर रहती होगी, हमने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यह जवाब अनन्या को संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ध्यान अब अनजाने में उस औरत के जीवन से जुड़ चुका था। उधर उस औरत के जीवन के संकेत भी धीरे धीरे सामने आने लगे। कभी कभी रात में उसके घर की लाइट देर तक जलती रहती। कभी कभी वह किसी पुराने कागज़ को बार बार पढ़ती हुई दिखाई देती, जिसे वह हर बार तह लगाकर बहुत संभाल कर रख देती। यह सब बहुत सामान्य था, लेकिन अनन्या के मन में ये दृश्य रुक रुक कर लौटने लगे। उस लगाव में कोई सवाल नहीं था, बस एक खिंचाव था जो न तर्क से समझ आता था, न भावनाओं से पूरी तरह समझाया जा सकता था। कुछ दिनों तक दोनों के बीच फिर कोई संपर्क नहीं हुआ और सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। अनन्या अपने कामों में व्यस्त रही, लेकिन वह औरत अब उसके ध्यान से बाहर नहीं जाती थी। उसकी मौजूदगी धीरे धीरे एक आदत जैसी बन चुकी थी, न ज़्यादा सोची हुई, ना ही पूरी तरह अनदेखी। एक दोपहर जब अनन्या घर लौटी तो उसने देखा कि गली में हलचल है। पानी की पाइपलाइन टूट गई थी और सड़क के किनारे हल्का सा पानी जमा हो गया था। लोग अपने अपने घरों के सामने खड़े थे। कोई शिकायत कर रहा था तो कोई सलाह दे रहा था। अनन्या बालकनी से ये सब देख रही थी। तभी उसकी नज़र फिर उसी औरत पर पड़ी। वह अपने घर के बाहर खड़ी थी। हाथ में एक बाल्टी थी, जैसे पानी भरने आई हो, लेकिन पाइपलाइन की वजह से रुकी हुई थी।
अनन्या न जाने क्यों नीचे चली आई। यह कोई पहले से लिया गया फैसला नहीं था, बस ऐसा लगा कि उसे बाहर होना चाहिए। जब वह गली में पहुंची, तभी अचानक एक बच्चा फिसल कर गिर पड़ा। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वह औरत तुरंत आगे बढ़ी। उसने बच्चे को उठाया, उसके कपड़े झाड़े और हल्के से उसकी हालत पूछी। बच्चा ठीक था और कुछ ही पलों में दौड़कर चला गया। अनन्या पास ही खड़ी थी और उसी पल दोनों की नज़रें मिलीं। औरत ने पहले की तरह हल्की मुस्कान दी, लेकिन इस बार उस मुस्कान में झिझक कुछ कम थी। उसने सामान्य सी बात करते हुए कहा कि आज पानी का झंझट हो गया है। अनन्या ने सिर हिलाकर सहमति जताई और बताया कि ऐसे कामों में अक्सर बहुत समय लग जाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी दोनों के बीच बनी रही। ना कोई असहजता थी और ना ही कोई खुला हुआ अपनापन। इसी दौरान अनन्या ने सहजता से पूछ लिया कि क्या वह सामने वाले घर में ही रहती है। औरत ने सिर हिलाकर बताया कि वह काफ़ी समय से वहीं रह रही है। जवाब में अनन्या ने कहा कि उसका परिवार कुछ साल पहले ही यहाँ आकर बसा है और उससे पहले वह इस इलाके में नहीं रहते थे। यह सुनते ही औरत कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी नज़र ज़मीन की ओर चली गई, जैसे वह किसी पुराने विचार में उलझ गई हो। फिर उसने बिना कुछ कहे बातचीत का रुख बदल दिया और अनन्या से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लिया। अनन्या ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ रही है। यह सुनकर औरत ने बहुत साधारण सी बात कही कि पढ़ाई ज़रूरी होती है। उसकी आवाज़ में ना कोई उपदेश था और ना ही औपचारिकता, बस एक सधी हुई सच्चाई थी। इसी बीच पाइपलाइन ठीक होने की आवाज़ आने लगी और गली की हलचल धीरे धीरे कम होने लगी। लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। औरत ने अपनी बाल्टी उठाई और जाने की तैयारी करने लगी। उसी पल अनन्या के मुंह से बिना सोचे उसका नाम पूछने का सवाल निकल गया। औरत एक पल के लिए रुक गई। इतनी देर तक अनन्या को लगा उसने शायद ज़रूरत से ज़्यादा पूछ लिया है। फिर उसने बहुत संक्षेप में अपना नाम बताया, सरिता। बस नाम, उसके साथ कोई और पहचान नहीं। अनन्या ने भी अपना नाम बताया और सरिता ने उसे ध्यान से सुना, जैसे वह उस नाम को मन में दर्ज कर रही हो। इसके बाद वह बिना कुछ और कहे अपने घर की ओर चली गई। उस दिन के बाद बाहर से देखने पर कुछ भी बदला हुआ नहीं लगता था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब जब भी अनन्या उस घर की ओर देखती, उसे वहाँ सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक नाम दिखाई देता था, सरिता। सरिता के व्यवहार में भी हल्का सा बदलाव आने लगा था। अब वह अनन्या को देखकर केवल मुस्कुराती नहीं थी, कभी कभी सिर हिलाकर अभिवादन भी कर देती थी। यह सब अनन्या को सामान्य लगने चाहिए था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा जिम्मेदारी का भाव जन्म लेने लगा। जैसे वह अब सिर्फ देखने वाली नहीं रही, बल्कि किसी तरह उस औरत की ज़िंदगी से जुड़ चुकी हो। एक शाम अनन्या ने देखा कि सरिता अपने घर के सामने बैठी पुराने कागज़ छांट रही है। कुछ कागज़ वह अलग रख रही थी और कुछ को मोड़कर फिर से उसी अलमारी में रख देती थी। अनन्या दूर से ही ये सब देखती रही। सरिता ने भी उसे देख लिया, लेकिन ना तो उसे पास बुलाया और ना ही कोई इशारा किया। वह बस उसे देखते हुए वहीं ठहर गई। अनन्या भी वहीं रुक गई। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस चुप्पी में पहले से ज़्यादा समझ थी। यह अभी भी कोई रिश्ता नहीं था, बस दो जिंदगियां थीं जो धीरे धीरे एक दूसरे की मौजूदगी को स्वीकार करना सीख रही थी, बिना ये जाने कि आपका यही स्वीकार आगे चलकर सवाल बनेगा और फिर उन्हीं सवालों से जवाब जन्म लेंगे। समय बीतता रहा और अनन्या के भीतर सरिता को लेकर जो हलचल थी, वह अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही, वह किसी ऐसे सच के आसपास मंडराने लगी थी जिसे वह खुद भी शब्दों में नहीं ढाल पा रही थी। अब वह सरिता को देखकर सिर्फ एक अजनबी नहीं देखती थी, बल्कि उसके भीतर एक अनकहा रिश्ता महसूस करती थी, जो बिना किसी नाम के भी भारी था। एक दिन अनन्या को कॉलेज से लौटने में देर हो गई। रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और सड़कें पानी से भर गई थी। जब वह गली में पहुंची तो देखा कि सरिता का घर अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि आसपास के घरों में रोशनी थी। यह बात अनन्या को असामान्य लगी।
शाम होते ही सरिता घर में हल्की सी रोशनी ज़रूर जलाती थी। अनन्या अनजाने में वहीं रुक गई। तभी उसने देखा कि सरिता दरवाजे के पास बैठी है, जैसे अचानक तबीयत बिगड़ गई हो। उसके हाथ कांप रहे थे और सांस ठीक से नहीं चल पा रही थी। ये पहली बार था जब सरिता इतनी असहाय दिख रही थी। अनन्या बिना ज़्यादा सोचे उसके पास चली गई, उसे सहारा देकर अंदर बिठाया और घबराहट में अनन्या ने अपने घर में फ़ोन किया और अपने पिता से मदद मांगी। कुछ ही देर में सरिता को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल की सफ़ेद रोशनी में सरिता और भी कमज़ोर लग रही थी। डॉक्टरों ने कुछ ज़रूरी सवाल पूछे और इलाज शुरू किया। इसी बीच सरिता के पुराने कागज़ जो उसके बैग में रखे थे, नर्स ने अनन्या के हाथ में दे दिए। अनन्या ने बस उन्हें पकड़कर रख लिया, बिना देखने की कोशिश किए। लेकिन इंतज़ार के लंबे पलों में उसका ध्यान बार बार उन्हीं कागज़ों की ओर जा रहा था। आखिरकार उसने वह सारे कागज़ खोल कर देखे। ये एक पूरी फाइल थी। शायद सरिता डॉक्टर के यहाँ आने की तैयारी कर रही होगी और अचानक ही सरिता की तबीयत बिगड़ गई होगी। अनन्या यह सोचते हुए एक एक करके वह कागज़ देख रही थी कि तभी उसके हाथ में एक ऐसा कागज़ आया जिसे अनन्या को सर से पाँव तक हिला कर रख दिया। उसका उसका उस कागज़ पर नज़र पड़ते ही जो कुछ अनन्या की नज़रों के सामने था, उसने अनन्या के पैरों तले ज़मीन निकाल दी थी। आखिर क्या ऐसा था उस कागज़ में? अनन्या ने देखा कि उस कागज़ में एक अस्पताल का विवरण दिया गया है, जिसमें कई सालों पहले सरिता भर्ती हुई थी। लेकिन चौंकने वाली बात जो थी, वह यह थी कि सरिता के साथ एक और नाम लिखा था। आखिर किसका नाम जुड़ा था सरिता के साथ? जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग।